देखिए, जब कभी हम जो सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम वहाँ पे पाते हैं कि जो हमारी जो सेल है, वो एक आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसके अंदर जो है, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमारी जो सेल है, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जो कि बाहर जो कि एक प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कि आउटर मोस्ट इसकी मेम्ब्रेन है और इनर साइड में हमको साइटोप्लाज़्म मिलेगा। तो ये जो साइटोप्लाज़्म है, इसी के अंदर हमारे ऑर्गेनल्स रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को फर्दर ज़ूम करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, वो बनी है लिपिड से और हमारे प्रोटीन से। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया यहाँ पर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी यहाँ पर अरेंज होते हैं, तब जाके हमारी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बनती है। यहाँ पर जो प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने में, बाहर से अंदर जाएँगे, अंदर से बाहर जाना है। जो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और ये एज़ अ रिसेप्टर काम करते हैं। डिफरेंट जो है प्रोटीन के यहाँ पर फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि आखिर ये जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन हैं, ये कैसे बनते हैं? कैसे इसके अंदर अरेंज होते हैं इस तरीके से? आखिर कौन से जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारी सेल किस तरह से ऐसे करती है? तो वही जो है हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, जो काम यहाँ पर हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो ये इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको करने के लिए जो हमारे जो मेन ऑर्गन्स काम करते हैं, तो उसमें सबसे मेन है हमारा एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। अभी जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम की हम बात करें, तो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही ये हमारा एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है। अब ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम का जो ये पार्ट है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। जबकि अगर हम इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है। यहाँ पर हम रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में देखेंगे, अब आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये सर्कल्स है, ये एक्चुअली में यहाँ पर राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम एक्चुअली में जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट होता है, काम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा पाया जाएगा डीएनए, और डीएनए जो है यहाँ पर, इस डीएनए सबसे पहले एमआरएनए बनता है और यही एमआरएनए जो है जब बाहर जाता है, इसी को राइबोसोम रीड करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, वो बेसिकली इन्वॉल्व रहता है हमारा अ, प्रोटीन सिंथेसिस में। जो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो यहीं बनाए जाते हैं। और जो लिपिड जो है हमारी, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बनती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा राइबोसोम है, ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। देखिए राइबोसोम का, जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम एक्चुअल में जो एमआरएनए होगा, उसको रीड करेगा। ये हमारा एमआरएनए है, ये हमारा राइबोसोम है यहाँ पे। राइबोसोम क्या करेगा, इस एमआरएनए के अंदर एक्चुअल में एक मैसेज लिख है, जिसको उसे रीड करना होता है। उसी में एक्चुअल में पता होता है, उसमें ही जो है लिखा होता है कि किस तरीके से हमको प्रोटीन को बनाना है। तो जो रेसिपी है प्रोटीन बनाने की, उसको पहले रीड की जाता है। यहाँ पर जो हमारा राइबोसोम है उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद उसका जो कोड है, उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो अमीनो एसिड्स होती हैं, उनको वो अरेंज करता है। जब वो उसको ऐसे अरेंज करेगा, तो यहाँ पर जो है हमारा जो एक लीनियर जो है प्रोटीन की जो चेन है वो बनेगी। मीन्स ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो सीक्वेंशियली जो है अरेंज हो जाएगी। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर फर्दर मॉडिफ़िकेशन होती हैं, प्रोटीन को फर्दर फ़ोल्ड किया जाता है। यहाँ भी इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा जो प्रोटीन है वो प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो प्रोटीन है वो फ़ोल्ड हो रहा है, तो उसको क्लीयरेंस दे दी जाती है, जबकि अगर हमारा जो प्रोटीन है वो प्रॉपर फ़ोल्ड नहीं होगा, तो उसको क्लीयरेंस नहीं मिलेगी। जब ऐसा होता है, तो उस प्रोटीन को फर्दर जो है मॉडिफ़िकेशन के लिए भेजा जाता है कि जिससे इसको फर्दर जो है एक बार फिर जो है इसको प्रॉपर फ़ोल्ड किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में उसी प्रोटीन को हम यहाँ पे डिसमेंटल कर देंगे, यानी कि उसको जो है दोबारा से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। यही अमीनो एसिड जो है फिर दोबारा यूज़ की जाएँगी प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड हों, फंक्शनल हों, क्योंकि जब ये प्रॉपर फ़ोल्ड होंगे, तभी ये जो है अच्छे से काम कर पाएँगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, तो आप देखेंगे जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे जो राइबोसोम जो है, वो यहाँ पर इस तरीके से जो प्रोटीन है उसको इनकॉर्पोरेट करवाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि राइबोसोम चाहे तो प्रोटीन्स को साइटोसोल में भी बना सकता है। लेकिन जो साइटोसोल में जो प्रोटीन बनेंगी, उनको फिर वो मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करता क्या है कि राइबोसोम जो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर अ, होते हैं, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं, उनको वो मेम्ब्रेन के साथ ही बनाया जाता है। यहीं पर जो है जो हमारा आरएनए है उसको रीड किया जाएगा और साथ-साथ जो है उस प्रोटीन को जो है इंसर्ट करवा दिया जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को इस तरह से बनाया जाता है।
यहाँ पर जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम का जो इनर साइड है, वहाँ पर भी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी इसमें चेंजेज़ लाने हैं वो लाया जाता है यहाँ पर। तो उसके बाद जब ये प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो उसको जो है वेसिकल्स की फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ से ये गोल्गी apparatus के पास जाएँगे और गोल्गी apparatus में जब जाएँगे तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, देखिए यहाँ पर जो वेसिकल होती है उसके पास होता है वी स्नेयर, जबकि यहाँ पर हमारा टी स्नेयर। तो वी स्नेयर जो टी स्नेयर यही एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि इस मेम्ब्रेन, ये जो वेसिकल है वो कहाँ फ्यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पूरी मेम्ब्रेन है, ये जो वेसिकल है अदरवाइज़ कहीं भी फ्यूज़ हो सकती थी, लेकिन इसको एक एग्ज़ैक्ट पर्टिकुलर साइट पे फ्यूज़ होना होता है। तो जहाँ पर ये फ्यूज़ होगी मेम्ब्रेन के साथ में, वहाँ पर टी स्नेयर्स होंगे और इसके जो वी स्नेयर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी जो है जो वेसिकल है वो फ्यूज़ होगी। इस तरीके से पहले अपने कनेक्ट हो जाएँगे और फिर उसके बाद जो है ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके धीरे-धीरे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होती चली जाएगी और यहाँ पर ये लास्ट में जाके कन्फ्यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे ये यहाँ पर जाके इनकॉर्पोरेट ऐसे करके मेम्ब्रेन में हो जाएँगे। तो गोल्गी वेब apparatus के साथ ऐसा होता है और जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन जो इनकॉर्पोरेट होता है वो भी इस तरीके से होंगे। तो अब यहाँ से हम अगर आगे जाएँ तो हमारा जो मेन रोल आता है वो आता है गोल्गी apparatus। अब गोल्गी apparatus यहाँ पे क्या करेगा? गोल्गी apparatus यहाँ पर एक्चुअल में जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम की तरफ से जो भी प्रोटीन्स आ रहे हैं, लिपिड्स भी आ रही होंगी वहाँ से, कुछ जो लिपिड्स हैं डायरेक्टली जो है मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ में मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं, तो वो सभी मॉडिफिकेशन जो है वो हमारा गोल्गी बॉडी करेगा, गोल्गी apparatus करेगा। यहाँ पर होता क्या है जैसे कि ये हमारा एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में हमारा जो प्रोटीन बना, ठीक है ना? और उसको वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो वेसिकल्स हैं ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम की तरफ से ही आई है। अब जब यहाँ पर जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जो प्रोटीन है उसमें फर्दर जो है, जो मॉडिफ़िकेशन करने हैं, फर्दर कुछ चेंजेज़ लाने हैं वो किए जाएँगे। यहाँ पर टैग लगाया जाएगा। बेसिकली जो जो हमारा प्रोटीन है उसमें जो बॉन्डिंग्स होती हैं ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में ही हो जाती हैं। तो गोल्गी apparatus में मोस्टली जो है यहाँ पर टैग्स लगाए जाते हैं सो दैट कि ये डिफाइन किया जाए कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर मेम्ब्रेन में अटैच होगा। जब सारा काम हो जाता है तो इन सभी जो मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स हैं इन सभी चीज़ को एक वेसिकल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये वेसिकल्स फिर इसको एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे लेके जाएगी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में जहाँ पर एक्चुअल में इस प्रोटीन का फंक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें इस पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शन हमारा इस एरिया के अंदर हो। तो इस पे जो ये एड्रेस होगा, इसके ज़रिए जो है उसको एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे ले जाया जाएगा और यहीं पे जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी जो सेल है वो मेम्ब्रेन को सिंथेज़ करती है, उसके प्रोटीन सिंथेज़ कराती है और फिर बाद में इसको जो है मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस कंटीन्यूअस चलता रहता है हमारी सेल्स में जो है कंटीन्यूअस जो है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस होती रहती है क्योंकि हमारी जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है उसमें अ, क फंक्शन चलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएगा तो उस समय इस मेम्ब्रेन को यूज़ कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन को यूज़ कर लिया गया एक्चुअली यहाँ का जो मेम्ब्रेनल पोर्शन था वो अब अंदर अंदर चला गया है। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन छोटी हो सकती है। तो इसको दोबारा से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो वो हमारा इस तरीके से होगा। तो वेसिकल्स की फॉर्म में जो जहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर हमारा एडिशनल मेम्ब्रेन ऐड भी हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन किया जाता है सेल के ज़रिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।